At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से मशहूर 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिए इस भाषण ने इतिहास रच दिया। आखिरकार एक लंबे संघर्ष के बाद भारत को 200 सालों से ज्यादा की गुलामी से छुटकारा मिला। लाल किले पर आजादी का जश्न मनाने के लिए लाखों की तादाद में लोगों का जन सैलाब, तो दूसरी ओर खुले आसमान में लहराते हुए तिरंगे के साथ सतरंगी इंद्रधनुष इस बात की तस्दीक कर रहा था कि भारत आजाद हो चुका है। भारत की आजादी के लिए संघर्ष का एक लंबा इतिहास है। आज हम खुलकर जी सकते हैं, जो चाहे वो पहन सकते हैं, जो चाहे वो खा सकते हैं, अपनी बात को पूरी आजादी के साथ रख सकते हैं। आजादी का खुला माहौल यूं ही नहीं मिला, बल्कि इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। आजादी के मौके पर इस संघर्ष की दास्तान को जानना और समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है, ताकि हमें आजादी का वास्तविक मतलब पता लग सके। समझिए.com के इस एपिसोड में समझेंगे आजादी के लिए हुए संघर्ष की पूरी दास्तान। बात शुरू होती है सन 1600 से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश महारानी से कारोबार की अनुमति मिलने के बाद कंपनी का पहला जहाज 1608 में सूरत पहुंचा। वहां उन्होंने पुर्तगालियों को डच ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से रास्ते से हटाया, जिसके बाद अंग्रेजों ने मुगल शासक जहांगीर के साथ मजबूत संबंध बनाए। उन्होंने यूरोपीय वस्तुओं के बदले भारतीय शासकों का दिल जीता। धीरे धीरे कूटनीति के जरिए अंग्रेजों ने राजनीतिक मामलों में भी दखल देना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी ताकत में भी इजाफा किया। साल 1757 में प्लासी के युद्ध में मिली जीत के बाद अंग्रेजों को इस बात का एहसास हुआ कि सत्ता का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में होना चाहिए। साल 1765 में मीर जाफर की मौत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासत की बागडोर अपने हाथ में ले ली। दक्षिण में टीपू सुल्तान और विंध्य के दक्षिण में मराठा शक्तियों का सामना करने के बाद धीरे धीरे उन्होंने बर्तानिया साम्राज्य का विस्तार किया। ब्रिटिश संस्कृति उस जमाने की भारतीय संस्कृति से बहुत सारे मामलों में तकनीकी रूप से श्रेष्ठ थे। उनके पास तोपें थी, एक विजन था, एक सोच थी। हालांकि वह सोच एक नकारात्मक सोच थी, एक पूरे देश को गुलाम बनाने की सोच थी, पर वह अपने उस विजन को ठीक रूप से फलीभूत करने में कामयाब रहा और फूट डालकर और अपनी तकनीकी और अपने विश्व ज्ञान के बल पर ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित किया, यहाँ की रियासतों को अपने अधीन किया, पूरे भारत के साम्राज्य को अपने अधीन किया एवं अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साल 1848 में लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी विलय नीति को लेकर आए। अपनी विलय नीति के अनुरूप जिस शासक का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, उस रियासत को कंपनी अपने कब्जे में ले लेती। विलय नीति के आधार पर अंग्रेजों ने सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी पर कब्जा जमाया। अंग्रेजों की विलय नीति ने ही 1857 की क्रांति के बीज बोए। रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब और मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारियों ने मिलकर एक साथ बगावत कर दी। कंपनी ने तब लंदन से फौज बुलवाई और इस क्रांति का दमन कर दिया। 1857 में जो संघर्ष हुआ, जो दिल्ली में, मेरठ में, कानपुर में, अवध में, झांसी में, फैजाबाद में, कुंवर बहादुर के अधीन आरा में ये जो संघर्ष हुआ, इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी ताकत, अंग्रेज समझ गए कि अब हम ज़्यादा दिन तक भारत में नहीं रह सकते और 1857 के क्रांति के पतन के बाद, उसको दबाने के बाद अंग्रेजों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीन ली। 1857 की क्रांति के बाद साल 1858 में ब्रिटिश संसद एक कानून लेकर आई, जिसके अनुसार भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से महारानी के हाथ में चली गई
और अंग्रेजों ने सीधे तौर पर भारत की बागडोर अपने हाथ में ले ली। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। इस दौरान सुरेंद्रनाथ बनर्जी से लेकर महादेव गोविंद रानाडे जैसे समाज सेवकों ने लोगों में राष्ट्रीय चेतना को जगाना शुरू कर दिया। हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने साल 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। इसके बाद लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई पड़ने लगी। 1907 में कांग्रेस दो धड़ों में बंट गई, गरम दल और नरम दल। नरम दल सरकार के साथ रहकर काम करना चाहता था, वहीं गरम दल में लाल बाल पाल की तिकड़ी थी, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इन्होंने उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन की नींव रखी, जिसे बढ़ाने का काम चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और खुदीराम बोस जैसे देशभक्तों ने किया। इसी बीच भारत में एक ऐसी शख्सियत की एंट्री हुई जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। साल 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर उन्होंने सबसे पहले पूरे भारत का दौरा किया और चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों से जुड़े। महात्मा गांधी ने 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किया। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला एकजुट आंदोलन था। उन्होंने 1920-21 में असहयोग आंदोलन, 1930 के दशक में दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। इसमें हर जाति धर्म के लोगों ने बड़े पैमाने पर उनका साथ दिया। आजादी के इस महासंग्राम में सरोजनी नायडू, अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मुथुलक्ष्मी रेड्डी, एनी बेसेंट और हंसा मेहता जैसी अनेक महिलाओं ने भी अपना अहम योगदान दिया। भारत में हर स्तर पर राष्ट्रीय चेतना बढ़ गई थी, जिसे और ज्यादा मजबूत करने का काम किया पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स ने। आजादी की लड़ाई चरम पर थी। तभी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस नेताओं से मतभेद उभरने पर पार्टी छोड़ दी और आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से सीधा लोहा लेना शुरू कर दिया। भारत में सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के लिए चुनौती बन रहे थे। सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जिससे परेशान होकर आखिरकार उन्हें भारत से निकलना पड़ा। साल 1941 में वो जर्मनी के रास्ते सिंगापुर पहुंचे। वहां उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और अंग्रेजी हुकूमत पर करारा प्रहार किया। सुभाष चंद्र बोस जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में और जापान में जाकर जो आक्रमण भारत के ऊपर उधर से करना चाह रहे थे कि अब एक मौका था उनके पास कि हम इधर से अंग्रेज़ों को दबाएंगे। अंग्रेज अर्ली स्टेज में पराजित भी हो रहे थे और फिर इधर भारत में उनके दबाव का इतना बड़ा असर था कि क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी के लिए सरल हो गया और एक बड़ा आंदोलन हुआ भारत के अंदर। एक तरफ ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में उलझा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ भारत में सुभाष चंद्र बोस की वजह से आजादी की चिंगारी ज्वाला बन चुकी थी। अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया था कि वो ज्यादा दिनों तक भारत पर राज नहीं कर सकते। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में अंग्रेजों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग से स्वतंत्रता के मुद्दे पर बातचीत शुरू कर दी। लीग चाहती थी कि उसे भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधि माना जाए, लेकिन कांग्रेस इसके लिए राजी नहीं थी। दोनों के बीच मतभेद भारत के विभाजन का कारण बने। आखिरकार कई बलिदानों और त्याग के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र देश बन गए। आजादी के बाद हमारा देश भारत एक ऐसा देश बना जहां करोड़ों लोग अलग अलग धर्म, परंपरा और संस्कृति के बावजूद भी साथ मिलकर रहते हैं। वो आजादी जो अब से 76 साल पहले मिली थी, उसके लिए भारत के वीर सपूतों ने अपना लहू बहाया, अपनी जिंदगानियां कुर्बान की। तब कहीं जाकर
हमें खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। आजादी दिवस पर भारत की मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हर भारतवासी को नमन।